प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 10वीं की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका 15वां पाठ सदाचार का तावीज़ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को पढ़ाने से पहले आइए इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लें। इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। श्री हरिशंकर परसाई ने अधिकतर व्यंग्य लिखे हैं। आइए बच्चों समझते हैं कि व्यंग्य किसे कहते हैं। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्य बाण कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि व्यंग्य से हम लोग किसी समस्या को मजाक के रूप में दूसरों के सामने रखते हैं और यदि उसमें हमें कुछ गलती भी नजर आती है तो वह भी एक व्यंग्य यानी ताने के रूप में हम लोग अपने पाठ में उभारते हैं। आइए बच्चों, आप पाठ का परिचय पढ़ते हैं। सदाचार का तावीज़ व्यंग्य पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक स्पष्ट करता है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हों। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल जाती। परसाई जी ने मानव मन की स्वाभाविकता पर भी प्रकाश डाला है। मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। आइए बच्चों, आज का पाठ पढ़ते हैं। सदाचार का तावीज़। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण और तावीज़ का अर्थ शायद आप लोग जानते ही होंगे। कुछ लोग अपनी नजर उतारने के लिए या दूसरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए एक तावीज़ को अपने गले में या बाह पर बांध लेते हैं। ये उनका अपना विचार है, उनकी अपनी मनोवृत्ति है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। बच्चों, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण यानी सब कुछ गलत होना। लोग जब अपने व्यवहार में बहुत सी बुराइयों को जन्म दे देते हैं तो वो बहुत सी बेईमानियां करते हैं, गलतियां करते हैं और अपने आचरण के विरुद्ध काम करते हैं। इसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। अब बच्चों, यहाँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि व्यंग्य क्या है। अब भ्रष्टाचार कोई मानव तो है नहीं कि उसे देखा जा सके, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से कहा गया है कि भ्रष्टाचार को पकड़कर लाना जो संभव नहीं है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे
विशेषज्ञ कहते हैं इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, उसे आंखों में आंज कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। बच्चों, अंजन का अर्थ होता है काजल। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। अब बच्चों, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो दरबारी हैं वे राजा की पूरी चापलूसी कर रहे हैं। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। बच्चों, विशेषज्ञ कहते हैं किसी विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ में पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर व्यंग्य के द्वारा विशेषज्ञ कहते हैं कि वह अगोचर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, पर वो सर्वत्र व्याप्त है, यानी वो हर जगह फैला हुआ है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। अब बच्चों, आप ही बताइए कि क्या भ्रष्टाचार कभी ईश्वर हो सकता है? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर व्यंग्य कसा जा रहा है, यानी इस पाठ में ताने मारकर हमें बात को समझाया जा रहा है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है? कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए बिल का भुगतान किया गया है। वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। बच्चों, घूस का अर्थ होता है रिश्वत। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। बच्चों, कान खड़े होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सावधान होना। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। बच्चों, योजना होता है किसी बात की रूपरेखा तैयार करना। जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं तो हम लोग पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि उसे किस तरह से किया जाए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। विचारणीय का अर्थ होता है विचार करने योग्य। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ,
मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। बच्चों, नींद में खलल पड़ना का अर्थ होता है नींद में बाधा पड़ना। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? बच्चों, मत का अर्थ होता है तुम्हारी क्या राय है। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। बच्चों, प्रपितामह का अर्थ होता है परदादा। और यहाँ पर एक बात आप देखिए कि यहाँ भी व्यंग्य किया जा गया है। जादू तो किसी को आता नहीं है कि वो व्यवस्था को बदल दे, लेकिन यहाँ पर लेखक का कहने का अर्थ ये है कि उनके जो परदादा थे वो बुद्धिमानी से न्याय करते थे, बुद्धिमानी से अपना राज दरबार चलाते थे और मुश्किलों के हल निकालते थे। तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि जो जादू उनको आता था वो व्यवस्था या उस प्रकार का शासन यह जो राजा है ये नहीं कर पा रहा। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। बच्चों, कंदरा का अर्थ होता है गुफा और तावीज का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक कागज पर मंत्र आदि लिखकर उसे किसी धातु में लपेटकर गले या बाजू पर बांधा जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। बच्चों, कल का अर्थ होता है मशीन। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दाबकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। बच्चों, भुजा का अर्थ होता है बाह। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज में भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। यह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए।
वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। बच्चों, ठेके का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। जब हमने कोई काम करवाना होता है और उसका हम ठेका दे देते हैं तो वह व्यक्ति एक निश्चित संपत्ति लेकर अपने आदमियों से एक निश्चित समय में वह काम करवाता है। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। पेशगी का अर्थ होता है अग्रिम, यानी एडवांस मिल गए। राज्यों के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो यह तावीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। बच्चों, कार्यालय का अर्थ होता है दफ्तर। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। 5 रुपए का नोट देने का अर्थ होता है कि वो उसे रिश्वत देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहां से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांधकर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, यानी राजा सोच में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो देखा बच्चों आपने, यहां पर तावीज कोई काम नहीं आया। बच्चों, यहाँ पर व्यंग्य के द्वारा लेखक श्री हरिशंकर परसाई यही कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता। पहली तारीख को तो लोगों को इतने रुपयों की जरूरत होती नहीं, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनके कार्य के हिसाब से उनको वेतन कम दिया जाता है, जो 31 दिनों से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके खर्चे बहुत हैं, उनका परिवार बड़ा है। तो यहाँ पर लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर व्यक्ति को उसके हिसाब से वाजिब तनख्वाह या वाजिब वेतन देना चाहिए, ताकि उसके परिवार का गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो और उसे कभी बेईमानी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस पाठ का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।